भारत में माइनॉरिटीज बंधक हैं। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ऐसा कहना है एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी का। उनके इस बयान की हर तरफ काफी चर्चा हो रही है, इसकी अलग अलग व्याख्या हो रही है और अलग अलग तरीके से इसके मायने भी निकाले जा रहे हैं। लेकिन आखिर ओवैसी ने ऐसा बयान क्यों दिया, उन्हें ऐसा क्यों कहना पड़ा, इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू के एक बयान को समझना पड़ेगा। इसके बाद आपको बताएंगे कि आखिर असदुद्दीन ओवैसी ने ऐसा क्यों कहा है। दरअसल केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री होते हुए भी उनकी तकलीफों को या फिर उनके साथ हो रही नाइंसाफी को समझ पाने में सक्षम नहीं है, और इसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने एक तगड़ा जवाब दिया जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही है। पहले आपको किरेन रिजिजू का वो पोस्ट बता देते हैं जिसके बारे में पहले चर्चा हो रही है और जहां से ये पूरी बात उठी है। दरअसल किरेन रिजिजू एक्स पर एक पोस्ट करते हैं। पोस्ट में वो लिखते हैं कि भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यकों से ज्यादा सुविधाएं और सुरक्षा मिलती है। यानी कि उन्होंने इंग्लिश में इस पोस्ट को लिखा था, जिसका हिंदी तर्जुमा हम आपको बता रहे हैं। वो लिखते हैं कि माइनॉरिटीज गेट मोर बेनिफिट इन दिस कंट्रीज देन मेजॉरिटीज, यानी कि जो अल्पसंख्यक हैं उन्हें बहुत ज्यादा सुरक्षा और सुविधाएं मिलती हैं बहुसंख्यकों के मुताबिक। और इसी पोस्ट पर रिप्लाई करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया जिसमें उन्होंने कई ऐसे मामलों को उठाया है, कई ऐसी बातें कही हैं जो कि बीजेपी और किरेन रिजिजू को काफी चुभने वाली हैं। क्या कहा है, एक एक कर इस पर बात करते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर असदुद्दीन ओवैसी की इस पोस्ट की काफी चर्चा क्यों हो रही है। दरअसल इसके जवाब में असदुद्दीन ओवैसी एक्स पर पोस्ट करते हैं और कहते हैं कि आप भारतीय गणराज्य के मंत्री हैं, राजा नहीं हैं। किरेन रिजिजू, आप संवैधानिक पद पर हैं, सिंहासन पर नहीं। अल्पसंख्यक अधिकार मौलिक अधिकार है, दान नहीं है। क्या हर दिन पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, जिहादी या फिर रोहिंग्या कहलाना लाभ है? क्या लिंच किया जाना सुरक्षा है? क्या ये सुरक्षा है कि भारतीय नागरिकों का अपहरण कर उन्हें बांग्लादेश में धकेल दिया जाए? क्या हमारे घरों, मस्जिदों और मज़ारों को अवैध रूप से बुलडोजर से गिरते देखना एक विशेष अधिकार है? सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से अदृश्य बना दिया जाना क्या भारत के प्रधानमंत्री से कम किसी और के द्वारा नफरत भरे भाषणों का निशाना बनना सम्मान है? ये सवाल उन्होंने किरेन रिजिजू से पूछे। इसके बाद उन्होंने कई मामलों की चर्चा की है। असदुद्दीन ओवैसी लिखते हैं कि भारत के अल्पसंख्यक अब दूसरे दर्जे के नागरिक भी नहीं हैं, हम बंधक हैं। अगर आप एहसान के बारे में बात करना चाहते हैं तो इसका जवाब दीजिए, क्या मुसलमान हिंदू बंदोबस्ती बोर्ड के सदस्य हो सकते हैं? नहीं। लेकिन आपका वक्फ संशोधन अधिनियम गैर मुसलमानों को वक्फ बोर्डों में शामिल करने के लिए मजबूर करता है और उन्हें बहुमत बनाने की अनुमति भी देता है। आपने मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप को बंद कर दिया, आपने प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप को भी बंद कर दिया। इसके आगे वो लिखते हैं, आपने पोस्ट मैट्रिक और मेरिट कम मींस स्कॉलरशिप को भी सीमित कर दिया है। ये सब इसलिए क्योंकि इससे मुस्लिम छात्रों को फायदा हुआ। मुसलमान अब एकमात्र समूह है जिनकी संख्या हायर एजुकेशन में घटी है। वो आपकी आर्थिक नीतियों से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। ये आपकी अपनी सरकार का डेटा है। भारतीय मुसलमान एकमात्र समूह है जिनके बच्चे अब अपने माता पिता या फिर दादा दादी से भी बदतर स्थिति में हैं। ये बात ओवैसी लिखते हैं। इसके बाद किरेन रिजिजू एक बार फिर पोस्ट करते हैं और ओवैसी की बातों का जवाब देने की कोशिश करते हैं और अपनी पोस्ट में लिखते हैं कि ठीक है, फिर हमारे पड़ोसी देशों से अल्पसंख्यक भारत आना क्यों पसंद करते हैं और हमारे अल्पसंख्यक पलायन क्यों नहीं करते हैं? पीएम मोदी की योजनाएं सभी के लिए हैं, अल्पसंख्यक मामलों की योजनाएं ज्यादा लाभ देती हैं। ये बात किरेन रिजिजू लिखते हैं। इसके जवाब में भी ओवैसी एक पोस्ट करते हैं और बताते हैं कि किस तरह से किरेन रिजिजू इस पूरे मामले को अलग दिशा में लेकर जा रहे हैं। ओवैसी लिखते हैं कि अल्पसंख्यक मंत्री के अनुसार अगर हम पलायन नहीं करते हैं तो इसका मतलब है कि हम खुश हैं। दरअसल हमें पलायन करने की आदत नहीं है। हम अंग्रेजों से नहीं भागे, हम विभाजन के दौरान नहीं भागे और हम जम्मू, दिल्ली, गुजरात, मुरादाबाद, दिल्ली आदि नरसंहारों के कारण नहीं भागे। हमारा इतिहास इस बात का सबूत है कि हम अपने उत्पीड़कों के साथ ना तो सहयोग करते हैं और ना ही उनसे छिपते हैं। हम अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए लड़ना जानते हैं और हम इंशाअल्लाह लड़ेंगे भी। हमारे महान राष्ट्र की तुलना पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल और श्रीलंका जैसे असफल राज्यों से करना बंद कर दीजिए। जय हिंद, जय संविधान। इस मामले में आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए धन्यवाद। ये बात ओवैसी अपनी पोस्ट में करते हैं और इस वजह से ही इसकी सब तरफ चर्चा हो रही है, क्योंकि जिस तरह से किरेन रिजिजू अपने मामलों की या फिर सरकार की नीतियों की बढ़ाई करते हैं, लेकिन असल में जो ग्राउंड रियलिटी है उससे खुद को एकदम कटा हुआ समझते हैं, उसे समझने की कोशिश नहीं करते हैं और उसी रियलिटी से एक तरीके से मिलाने का काम ओवैसी ने उनको किया है। ओवैसी ने कई ऐसे मुद्दे उठाए हैं जो कि जमीनी स्तर पर हर किसी को प्रभावित कर रहे हैं, हर एक माइनॉरिटी को प्रभावित कर रहे हैं और खासकर मुस्लिमों को प्रभावित कर रहे हैं। इस वजह से ही ओवैसी इन बातों को उठाते हैं और इन बातों से किरेन रिजिजू को काफी मिर्ची भी लगने वाली है, क्योंकि ये बातें काफी तौर पर सच भी हैं।
ओवैसी ही वो हैं जिन्होंने वक्फ बिल संशोधन का जो अधिनियम आया था उसको फाड़ा था, संसद में फाड़ा था और सीधे तौर पर कहा था कि हम इसे लागू होने नहीं देंगे, लेकिन फिर भी वो बिल लागू कर दिया जाता है। इस पर कई संशोधन तो होते हैं, लेकिन फिर भी एक बड़ा तबका मुसलमानों का है जो ऐसा नहीं चाहता था कि ये संशोधन अधिनियम आए। इसमें कई सारी खामियां उन्होंने बताई थी, अब वो उनका अपना मसला है। लेकिन ओवैसी ने जिस तरीके से कहा है कि मुस्लिम अब दूसरे दर्जे के नागरिक भी नहीं रहे हैं, क्योंकि पहले उन्हें द्वितीय दर्जे का नागरिक बोला जाता था, अब वो एक बंधक बन के रह गए हैं, क्योंकि उन पर कई तरह के लांछन लगाए जाते हैं, कई बातों के तौर पर उन्हें घेरा जाता है, लिंचिंग जैसी घटनाएं होती हैं जिस पर इस सरकार का बहुत ज्यादा ध्यान नहीं जाता है। इस वजह से ही उन्होंने कई सारे सवाल खड़े किए और अब देखते हैं कि किरेन रिजिजू इसका किस तरह से जवाब करते हैं, सरकार की नीतियों का किस तरह से बखान कर पाते हैं इतनी सारी खामियों के बावजूद। आप इसको लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट में बताइएगा। मैं हूं महिमा और आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।